Hi everyone. So today we are going to start our next lecture, Indian Constitution at Work. So ये जो बुक है ये 11th क्लास की NCERT है, ठीक है. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर इन द पॉलिटी सेक्शन, ठीक है. अगर आप, मैं इसको गारंटेड करता हूँ कि अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो आपकी जो है इन डेप्थ एनालिसिस करने की क्षमता वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और ये काफ़ी मच रिलेवेंट है फॉर द UPSC CSC एग्ज़ाम. तो अगर आप पॉलिटी वगैरह पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको ये 11th क्लास की NCERT पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. अब ये करेगी क्या, ये आपका बेसिकली फंडामेंटल जो है वो इम्प्रूव कर देगी. सेकेंडली आपकी फ़िलोसफिकल थाट, ठीक है, ऑन पॉलिटी ये भी आपका इम्प्रूव कर देगी, ठीक है. और डायरेक्टली इससे कई बार जो है UPSC में क्वेश्चंस प्रीलिम्स में, ठीक है, प्रीलिम्स में एंड मेंस में आए हुए हैं. तो ये आपको कहीं ना पढ़ने में काफ़ी विन विन सिचुएशन है आपकी. तो बेसिकली आप इसको पढ़ोगे बेसिकली, ठीक है. ये आपको पढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस लेक्चर में और आपको बेसिक्स आपकी बिल्कुल बहुत ही अच्छी से इम्प्रूव कर देगी. तो हम इसको ना बहुत ही एक लेमैन की तरह कि हाँ भाई क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या करता है ये, अच्छा गवर्नमेंट में क्या क्या होता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्या ऑर्गन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस पूरे सीरीज़ में 11th क्लास की NCERT में देखेंगे. सो गाइज विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहला हमारा लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ. तो इससे हमें पता लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों और किस लिए और कैसे. तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे. तो इस चैप्टर है, इसका पहला चैप्टर, इसमें हमें क्या देखने मिलेगा, क्या सीखेंगे हम कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है, ये क्या रोल प्ले करता है, ठीक है, सोसाइटी में. कॉन्स्टिट्यूशन की क्या एलोकेशंस होती हैं, पावर क्या सोसाइटी को पावर एलोकेट करता है, ठीक है. व्हाट वाज द वे इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड, तो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत में बना, ठीक है, और कैसे लागू हुआ, ठीक. सो मूविंग फर्दर, अब हम देखेंगे कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ी. सो द क्वेश्चन अराइजेज दैट कि हमें जो ज़रूरत पड़ी, जो नीड पड़ी, वो नीड किस चीज़ को या किस इश्यूज़ को वो टैकल कर रही थी. और जब इश्यूज़ हम जान लेंगे तो उसी के लिए हमें उसकी नीड पड़ी, राइट. तो इश्यूज़ क्या क्या थे. अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब इंडिया फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जब वो 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस थे. तो क्या वो नीड जनरेट कर देगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कुछ हद तक हाँ. अगर आज़ादी के प्री इंडिपेंडेंस की बात करूँ तो देयर आर सर्टेन चेंजेस जो हुए थे और जो ब्रिटिश कर रहे थे. अब वही चेंजेस हो रहे थे या हुए थे, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ब्रिटिश का जो हमारे एट्रोसिटीज़ थी, जो अत्याचार थे, वो हमें शो कर रहे थे कि हमारे कुछ राइट्स होने चाहिए और वो हमारे राइट्स का क्या कर रहे थे, हनन कर रहे थे, राइट. तो वहाँ से भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी कि बेसिक चीज़ होनी चाहिए हमारे पास, कोई ऐसा बेसिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो हमारे राइट्स को एनालाइज करे और कहीं ना कहीं ये शो करे कि भाई ये हमारे राइट्स हैं और इनको इन्फ्रिंज ना करा जाए. तो क्या हमें ये नीड दिखने लगी कि हाँ संविधान, कुछ तो ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, संविधान नहीं तो कुछ तो ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जहाँ पे ये बेसिक इंडिविजुअल राइट्स या एक सोसाइटल राइट्स एक बेसिक हमारे होने चाहिए. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई नीड इसकी, हमें संविधान की नीड इसलिए पड़ी. अच्छा, और दूसरी तरीके से देखते हैं, अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में ही बात करूं या वर्ल्ड में किसी भी एक सोसाइटी, मान लो एक ग्रुप की मैं बात करूं, तो उस ग्रुप में सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स रहेंगे. लेट्स से के 2 लाख पीपल हैं. अब उन 2 लाख पीपल में सब एक इंडिविजुअल की अपनी एक इंडिविजुअलिटी रहेगी, राइट. उस इंडिविजुअलिटी में एक ग्रुप की पर्टिकुलर इंडिविजुअलिटी रहेगी, ठीक है. एक ग्रुप ये हो गया, बी ग्रुप ये, दोनों की इंडिविजुअलिटी अलग रहेगी. अब अगर मैं इंडिविजुअल बेसिस पे बात करूं तो उस इंडिविजुअल में लोगों की थॉट प्रोसेस अलग रहेगी, लोगों का चॉइसेस अलग रहेंगी,
लोगों के जो प्रोसेसेस हैं चीज़ें को डील करने के, वो चीज़ें अलग रहेंगी। कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन रहेगा अगर ग्रुप सोसाइटी में बात करूँ, इंडिविजुअल बेसिस पे भी बात करूँ तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि देयर आर सर्टेन डाइवर्सिटी। अब खुद सोचो, अगर वहाँ पे डाइवर्सिटी होगी तो क्या एक ग्रुप पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन में फंक्शन कर सकता है? नहीं करेगा, क्योंकि देयर विल बी अ क्योस। ए ये कह रहा है, बी इंडिविजुअल ये कह रहा है, सी इंडिविजुअल ये कह रहा है, तो टोटली ये क्योस की कंडीशन बन जाएगी, राइट। अब वो क्योस की कंडीशन बनने के लिए ये इतने सारे एलिमेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं क्या करेंगे, शूज़ क्रिएट करेंगे, ठीक है, कि भाई मेरी चॉइसेस ये हैं, आप कैसे इसको कर सकते हो। तो एक सर्टेन बेसिक रूल बनने में दिक्कत है। सो नाउ यहाँ पे एक नीड जनरेट होती है कि देयर शुड बी अ बेसिक सेट ऑफ रूल्स, बेसिक फंडामेंटल ऑफ रूल्स, जहाँ पे क्या होगा, हमें एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। सो हेयर कम्स अ रोल ऑफ किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। एम आई करेक्ट? तो हमारा पहला काम यही होता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका फंक्शन ये होता है कि वो कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। अगर हमने एक बेसिक सेट ऑफ रूल बना दिया, उसमें सर्टेन रूल लिख दिए कि भाई कि यहाँ पे हमें जो एक रिलीजन है या कोई भी रिलीजन है, सब किससे रहेंगे, सब समानता से रहेंगे, ठीक है, कोई किसी को और पावर नहीं करेगा, सबकी डिफरेंट एबिलिटीज़ है, सबकी चॉइस को रिस्पेक्ट करा जाएगा, ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें संविधान हमें देता है और बेसिक सेट ऑफ रूल्स बनाता है। तो हमारा अगर हम कहें कि ये हमारे देखो बेसिक रूल्स बनाए हुए हैं हम, ठीक है, इंडिविजुअल वुड बी इनसिक्योर सिंपली बिकॉज इट वुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप would to each other. So तो हमारा बेसिक पहला फंक्शन हो गया। द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड अ बेसिक सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। एम आई करेक्ट? सो अब ये आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ जनरेट हुआ कि कैसे। तो ये क्वेश्चन आप इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी तैयार कर सकते हो कि मैं अगर मेंस का क्वेश्चन आपको एक दे दूँ कि हाउ डू यू say that constitution is providing a basic set of rules that allow a minimum coordination, and uh, do you think the constitution is to provide a basic set of rules that allow for minimal coordination among the members of the society? Discuss. अभी आप अपना कम से कम 150 वर्ड में एक आंसर लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी हो गया मेंस का, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। प्रीलिम्स में भी ऐसे पूछा जा सकता है कि consider the following about the constitution, statement about the constitution. One, it provide basic set of fundamental rules. Second, it provide coordination. Third, ठीक है, it limit the government, ऐसे करके। now which one of the following is correct? तो ठीक है, तो ऐसे आपसे पूछ लेगा। तो आपका ये बोथ मेंस एंड प्रीलिम्स के लिए दोनों कवर होता है। नेक्स्ट का हियर कम्स द सेकंड रूल। what does it provide? So second function is specification of decision making power. अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन है तो एक आपने इससे पहले देखा कि बेसिक रूल्स को उसने ड्रॉ कर दिया। अब वो बेसिक रूल हु विल डिसाइड इट, राइट? तभी तो डिसीजन मेकिंग पावर जनरेट होगी। डिसीजन एक इंडिविजुअल होगा या ग्रुप होगा, राइट? इंडिविजुअल होगा या ग्रुप होगा, वही उसी के पास तो डिसीजन मेकिंग पावर आएगी, राइट? अब वो डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास पहुंची तो पहुंची कैसे? नाउ हेयर कम्स अ रोल ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन जो आप रिप्रेजेंट करके भेजते हो एक सर्टेन ग्रुप में से। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं कि एक ग्रुप है, ठीक है, अब एवरीवन देयर इज़ अ डाइवर्सिटी, ठीक है, देन यू पीपल डिसाइड कि भाई हम इन 2 लाख पीपल में से कोई अपना रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार करते हैं। ही विल मेक अ रूल, ठीक है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि बिकॉज देखो एक कंडीशन यहाँ भी राइज होती है कि अगर 2 लाख पीपल है तो उसमें
हो सकता है 5 लोग को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो देन देयर विल बी अ पार्ट, हेयर कम्स अ रोल ऑफ अ वोटिंग, कि आप वोटिंग के थ्रू डिसाइड करोगे अ सिंगल मेंबर विल लीड दिस 2 लाख पीपल, ठीक है। तो वहीं से होता है वो हम रिप्रेजेंट करके भेजते हैं किस में, या तो पार्लियामेंट में भेजेंगे या स्टेट लेजिस्लेचर में भेजेंगे। तो क्या हुआ, आप बेसिक ऐसे समझो, ग्रुप ऑफ पीपल, उस ग्रुप ऑफ पीपल में से आपने कुछ 4 इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करा, ठीक है। अब उसमें से भी आपने थ्रू वोटिंग एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट करा, ठीक है। आप उसको रिप्रेजेंट करके कहाँ भेजोगे, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा किस में, या तो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में। नाउ थ्रू विच जो अलग अलग ग्रुप्स से, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से सिलेक्ट होके कहाँ पे आएंगे, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में। देन दे विल गॉट अ पावर टू मेक अ रूल और अ लॉ, ठीक है, फॉर द जनरल पब्लिक। इज दिस करेक्ट? अब वो जनरल पब्लिक के लिए रूल बनाएगा। अगर ये रूल बनते हैं तो इट विल बी फॉलोड बाय द पीपल। दीज आर बेसिकली अ बेसिक रूल्स। डिड यू गेट हियर? तो द सेकेंड पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। सो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो जो मैंने हाईलाइट करा, कॉन्स्टिट्यूशन है बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। स्टेट कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, गवर्नमेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख पीपल की एक गवर्नमेंट, वो सॉरी स्टेट है, ठीक है। नाउ यू वांट रूल एक्स एंड अदर वांट रूल बाय, तो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स डिसाइड होंगे बाय समवन। देन स्पेसिफिक द बेसिक एलोकेशन पावर, इट डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट लॉ विल बी मेड। अब किसको पावर मिलेगी, कौन लॉ बनाएगा। अब इसमें 2 तरीके के हो सकते हैं। अगर आप में वहाँ पे आप जहाँ रह रहे हो, जहाँ आप जो भी आपकी कंट्री है, या वहाँ पे मोनार्की है या डेमोक्रेसी है। पे मोनार्की में हो गया बेसिकली किंग रूल, वही रूल बना देगा, वही फॉलो करोगे। डेमोक्रेसी में आप चुन के भेजोगे, एज आई टोल्ड यू हियर, थ्रू वोटिंग, ठीक है। देन पीपल हैव्स द पावर टू डिसाइड हु विल डिसाइड द रूल, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, द पीपल गेट टू डिसाइड, जो मैंने आपको बताया पीपल गेट टू डिसाइड। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट गेट टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज। मैंने बताया पार्लियामेंट होगा या स्टेट लेजिस्लेचर होगा, वो डिसाइड करेगा कि हु विल मेक द लॉज, जहाँ पर दे विल मेक द लॉज, सॉरी, ठीक है। देन Parliament has the authority to enact a law. Be a law that bestows this authority on the Parliament is the first place. तो Parliament आपका ही जो है वो law create करेगी. It is an authority that constitutes government in the first place. अब ये गवर्नमेंट जो है उसके पास अथॉरिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी गवर्नमेंट को इन द फर्स्ट प्लेस, right? So the second function of the constitution is to specify who has the power to make decisions in a society. It decides how the government will be constitute. तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी सेकंड पावर हो गई कि संविधान हमारा डिसाइड करेगा कि किसके पास पावर है एंड हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड, और कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होगी। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आपने आए और बना के कर दिया, राइट। नाउ द थर्ड पावर। अब ये बहुत सही है, ये आप समझो, इस पर तो डायरेक्ट अभी बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है प्रीलिम्स में। लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम एग्जांपल लें कि इफ आई हैव गिवन अ पावर, और आई हैव गिवन अ पावर टू अ सर्टेन ग्रुप, ठीक है। अब पावर दे दी, पावर का मतलब है कि टू सेट अप बेसिक रूल्स फॉर द जनरल पब्लिक एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट, वेलफेयर ऑफ द पीपल। But for personal gain, you are utilizing that power to manipulate the people, did not working for the welfare of the people. आप इनके लिए काम ही नहीं कर रहे हो, and but using for the personal gain. Then the constitution have an authority to limit the power of the individual or the group who are making laws in the parliament, right?
अब कौन सी बात है, अगर आप को पावर दे दी जाए और उस पावर का आप गलत यूज़ कर रहे हो, देन देयर शुड बी वन अथॉरिटी टू कंट्रोल दैट। सो कॉन्स्टिट्यूशन उसी का रोल प्ले करता है कि आपकी पावर्स को या गवर्नमेंट की पावर को जो है लिमिट करता है, रोकता है कहीं ना कहीं। आप देखो इसमें जो पैराग्राफ लिखा हो, सपोज डिसाइड यू हैव एन अथॉरिटी टू मेक अ डिसीजन बट देन दिस अथॉरिटी पास लॉ दैट यू थॉट वर पेशेंटली अनफेयर। अनफेयर हो गई। इट प्रोहिबिट यू from practicing your religion, for instance, or it's enjoy the clothes of a certain color were prohibited, or that were not free to sing certain songs। जैसे मैं आपसे बात करूं कि भाई साउथ कोरिया की बात करूं कि वहाँ पे हेयर कट होना है, तो भाई सबका सिमिलर ही हेयर कट होगा, कोई डिफरेंट हेयर कट नहीं करा सकता। तो कहीं ना कहीं आपके जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो हैम्पर हो रहे हैं ना। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो उस चीज़ की परमिशन नहीं देता, और वहाँ पे गवर्नमेंट को लिमिट रखा के रखता है कि अथॉरिटेटिव कोई भी रूल होगा आप उसको जो है क्या उसको जो है आप फेवर नहीं कर सकते हो। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपकी लिमिट लगा के रख देगा, राइट। सो अब थर्ड फंक्शन इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट टू सेट some limit on what government can impose on its citizen. The limit are fundamental in the sense that government may never trespass them। तो कभी भी गवर्नमेंट जो है वो पावर नहीं कर सकता। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्सप्रेस सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ऑल ऑफ अस पॉजेस एज सिटीजन विच नो गवर्नमेंट कैन बी अलाउड टू वायलेट। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, इट इज़ नेचुरल, ठीक है, जो एक बेसिक कॉमन आदमी के या कॉमन इंसान के, कॉमन ह्यूमन बीइंग के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे को किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, मैं कुछ बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, ठीक है। बट उस पर भी जैसे कुछ बोलने का है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, वहाँ उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, राइट। अब मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं, मैंने 3 रूल देख लिए। एक तो हमारा पहला हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का। दूसरा हमारा लिमिट करने का पावर। तीसरा हमारा जो हो गया कि हु विल मेक द लॉज, डिसीजन मेकिंग पावर, राइट। तो ये हमने 3 फंक्शंस देखे। नाउ हमारा हेयर कम्स द फोर्थ फंक्शन, एस्पिरेशंस एंड गोल ऑफ द सोसाइटी। अब भाई अगर हमारा आपने कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे फंक्शंस की बात कर रहे हो, तो आपने इतना देख लिया कि भाई वो क्या कर रहा है, हमारे कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर काम कर रहा है, लिमिट्स लगा रहा है गवर्नमेंट पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे सोसाइटी के एस्पिरेशंस भी बताएगा कि फ्यूचर कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है, राइट। अगर मैं बात करूं कि अगर अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ करा तो हमारा फ्यूचर स्कोप भी तो देखेगा, क्यों, क्योंकि हमें प्रोग्रेसिव है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों, क्योंकि टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है, वो हम देखेंगे बाद में कैसे चेंज होता है। ये अभी बेसिक रखो कि भाई डिसीजन मेकिंग पावर दी है, एक जो अनअलाइन सोसाइटी है उसको प्रॉपर अलाइन करना है, और एक फ्यूचर स्कोप देखना है कि हम भाई यहाँ से इसको सुधार करके हम एक नई दिशा में और अच्छे ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। So can we say that our constitution provides the aspirations and goal of a society? Yes, every constitution decides the aspirations and goal of the society. To allocate decision making power and setting some limits to the government power, ठीक है। बट मैनी 20th centuries कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाइनेस्ट एग्जाम्पल। तो हम कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है गवर्नमेंट टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स टू एक्सप्रेस एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू फॉर्म गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिसाइड्स एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी, राइट। अब दे विल ऑल्सो हैव टू इनेबल एंड एम्पावर द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव मेजर्स टू ओवरकम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी और डिप्रिवेशन। अब देखो ये कुछ सोशल स्टिग्मास हैं। सोशल स्टिग्मास की बात करता हूँ तो मैं हमारे देखो सोसाइटी में अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत जानते हो, आपको थोड़ा पता हो, तो हमारे पहले कुछ सोशल स्टिग्मास थे, सोशल इनइक्वालिटीज़ थी, जैसे सती प्रथा, ठीक है, अनटचेबिलिटी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन। तो ये क्या है, हमारी सोसाइटी के लिए, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। और इसको एलिमिनेट करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, कुछ ड्यूटीज़ देता है गवर्नमेंट को टू फॉर्म द पॉलिसीज़ टू एलिमिनेट दीज सोशल स्टिग्मास, राइट। सो जैसे जैसे हम इन चीज़ों को एलिमिनेट करते जाएंगे कि हमारी सोसाइटी जो है एक
अनअलाइंड सोसाइटी से प्रोग्रेसिव सोसाइटी की ओर बढ़ेगी। एंड दीज आर आर एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी। हम एक ऐसी सोसाइटी को बनाना चाहते हैं जहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, जहाँ पे कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, जहाँ पे कोई भी इनइक्वालिटी नहीं हो, अनटचेबिलिटी नहीं हो, सती प्रथा नहीं हो, जितनी भी एक सोसाइटी एक हारमोनी, ठीक है, हारमोनी प्लस पीस में रहे एंड प्रोग्रेसिव हो, राइट, जहाँ पे सबको इक्वल राइट्स हों। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की और बात करूँ तो अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूँ, इंडिया के कंटेक्स्ट में हमने देख लिया, तो वहाँ पे भी साउथ अफ्रीका में हमारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, पहले वो करता था ब्लैक एंड वाइट का डिस्क्रिमिनेशन, जो कि आपने यूएस में भी रिसेंट एग्जांपल्स में देखा होगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही एस्पायर करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबकी लाइफ को मिनिमल एक डिग्निटी मिले, सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, एक सर्टेन एस्पिरेशंस की तरफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। कुल मिला के पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाने चाहिए एंड इट विल बी लीगली इन्फोर्सेबल। लीगली इन्फोर्सेबल का मतलब होता है कि दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको लीगली पावर देता है कि भाई ये चीज़ें हैम्पर नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ कोई हैम्पर होती हैं किसी की, देन दे कैन डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 226, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। नाउ द फोर्थ फंक्शन, हाँ इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आपके DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देन गवर्नमेंट वाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज़, गवर्नमेंट जब भी अपनी पॉलिसीज़ फ्रेम करेगी फॉर द पीपल और सोसाइटी और द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, देन दे विल कंसीडर दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए करेगी एंड अपने एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए करेगी कि हमें जो है वेलफेयर के लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए क्या करना है, पॉलिसी को फ्रेम करना है। सो द फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल गवर्नमेंट टू फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी, ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ फंक्शन हो गया। नाउ फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, ये हमारा जो है नेक्स्ट फंक्शन है। अभी तक हमने कितने फंक्शन देखे, हमारे 4 फंक्शंस देखे। नाउ द अनदर फंक्शन इज द फिफ्थ वन विच इज फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। नाउ आप बताओ कि फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल से आप क्या समझते हो। अब इसमें आइडेंटिटी की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें 2 तरह की आइडेंटिटी होगी, एक तो इंडिविजुअल की और एक सोसाइटी की, ठीक है, तो इन 2 सोसाइटी की हम बात करेंगे। अब दोनों की पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग रह रहे हैं, या पर्टिकुलर लैंग्वेज के लोग रह रहे हैं, या पर्टिकुलर जो है एंथ्रोपोलॉजिकल वेज में रह रहे हैं, ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज़। इफ मैं इंडिविजुअल की बात करूँ देन देयर विल बी ए विमेन, मैन, होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एटेक्स्ट्रा, तो ये सारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी की होता है। तो आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रिस्पेक्ट दिस टाइप ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव द अथॉरिटी टू मेक बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ दीज identities of the individual, or it can be a social, right? Then constitution have moral responsibility, ठीक है, for every individual and society to make certain laws। तो उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें गवर्नमेंट को बाइस करता है कि भाई आप बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल बनाओ, ठीक है। सो इंडिविजुअल हैव सर्टेन राइट्स कि उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी हो, ठीक है, उनकी सोशल आइडेंटिटी भी हो, उनकी इकोनॉमिक आइडेंटिटी, मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं हैम्पर नहीं होनी चाहिए, बट दे ऑल शुड हैव दीज राइट्स, राइट, कि आप गवर्नमेंट हो और आप इन बेसिक्स, इनकी ग्रोथ, इनके एस्पिरेशंस, इनके गोल्स के लिए आप जो है आप इनके राइट्स को जो है प्रमोट नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं इसको हैम्पर कर रहे हो। सो दीज आर द मोरल आइडेंटिटीज़, ठीक है। दिस ऑल्सो शुड बी गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है, हमारी सोशल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, मोरल आइडेंटिटी। सो दीज आर द मैनी बेसिक्स एंड
वैल्यूज़ दैट आर शेयर्ड ऑन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस, ये आपको बहुत सारी जो है चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है। द मोस्ट नेशंस आर एमलगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, देखो सबकी अपनी अपनी हिस्ट्री रही है जितनी भी कंट्रीज़ हैं, आइदर वी टॉक अबाउट द जर्मन्स, आइदर वी टॉक अबाउट द यूएस, ठीक है, ब्रिटिश या रशियन, तो सबकी अपनी अपनी हिस्ट्री रही है, तो उसके अकॉर्डिंग दे हैव डिफरेंट एथनिकल और आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच देयर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फ्रेम्ड, ठीक है, एंड एवरी वन हैव देयर ओन क्राइटेरिया फॉर देयर सिटीजन्स, राइट। सो फॉर इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडिया, तो वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे बेसिकली हमारी जो कॉम्प्लेक्स है, डाइवर्सिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग्स जो है कॉन्स्टिट्यूशंस हमें अपनी आइडेंटिटी, इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो या सोशल आइडेंटिटी हो, राइट। तो द रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ अ कंट्री, तो ऑल ओवर अगर मैं होलिस्टिक की बात करूँ तो हमारी नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी को जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज़ द फिफ्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी विल मूविंग फर्दर, तो हमें देखने को मिलता है कि द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हु हैव आउटलाइन सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म, कौन जो है किसने आउटलाइन करी कि हमारी जो फंक्शंस है कॉन्स्टिट्यूशन के। द फंक्शन एक्सप्लेन व्हाई most societies have a constitution, but there are 3 further questions we can ask about the constitution। 3 आगे और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पहला तो what is constitution, how effective is the constitution, is the constitution just, तो आपने देखो अभी तक क्या सीखा आपने, कुछ फंक्शंस देखे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है परफॉर्म करता है या रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कह सकते हो, या सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, तो वही आपके क्या करेगा, विच परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शंस, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। तो कैन वी से दैट, यस वी कैन से दैट, we can say that constitution is a compact document that comprises a number of articles about the state specifying how the state is to constitute, state कैसे बनेगा, and what norms it should follow, और ये कौन से norms जो है follow करेगा, right। सिमिलरली अगर मैं आपकी बात करूँ कि तो यूनाइटेड किंगडम फॉर इंस्टेंस डू नॉट हैव वन सिंगल डॉक्यूमेंट, तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे ना कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटर्न नहीं है, उन पे सिर्फ सिंगल एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, दैट दे कॉल्ड इट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कि भाई हाँ ये चीज़ है, बस यही हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, कलेक्टिव। अब मोड ऑफ प्रमोलेशन, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना हमारा, ठीक है, ये हम देखेंगे। सी बेसिकली देयर इज़ अ नीड, अगर आप सोचो कि आफ्टर 1947 एक कंट्री जो है फ्री हो रही है, ठीक है, कंट्री फ्री, अब उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, राइट। आप खुद एक पेन और पेपर लेके बैठना और सोचना है कि जब हम देश आज़ाद हो रहे थे, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और बीइंग अ पावरफुल पर्सन, तो क्या क्या चैलेंज होंगे एंड हाउ यू विल टैकल, तो आपको उसकी नीड समझ में आएगी कि हाँ भाई हमारे साथ इतने चैलेंजेस थे एंड वी नीड सर्टेन डॉक्यूमेंट कि हम एक बेसिक नॉर्म्स में सबको लेके आएँ। सो देयर इज़ ओनली वन कंट्री, ठीक है, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज़ इंडिया, जिसने वन गो में सारे ह्यूमन जितने भी सिटीजन्स थे हमारे कंट्री के, उन सबको वोटिंग राइट दे देती है। इस नन अनदर कंट्री, इंडिया ओनली। So the most successful constitution like India, South Africa, United States are the constitution which have created in the aftermath of the popular national movement। नेशनल मूवमेंट के बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो है निर्माण करा। तो इसमें बताते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ फॉर्मली को इन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 में ये स्टार्ट हुआ असेंबल होना, एंड नवंबर 49 में ये जो है बन के तैयार हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ एनॉर्मस लेजिटिमेसी फ्रॉम द
फैक्ट दैट इट वॉज ड्रॉन अप बाय द पीपल हु एन्जॉयड इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है उन लोगों के द्वारा बनाया गया जिसमें हमें विश्वास था। कैसे? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कोऑर्डिनेशन वाले सेक्शन में कि हमारी डाइवर्स कंट्री है, उसमें इंडिविजुअल बहुत सारे हैं। अब एक सर्टेन फॉर्म ऑफ रूल्स होना चाहिए, तो आपने क्या करा, उस ग्रुप में से सर्टेन पीपल्स को आपने क्या करा, चूज़ कर लिया कि भाई यू हैव दे हैव सर्टेन क्रेडिबिलिटी। आपने उन्हीं को सिलेक्ट करके किस में, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में भेजा। देन दे हैव द पावर टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपके बिहाफ पे वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, वो सॉरी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में बैठे हैं और दे आर मेकिंग द constitution. But here's the catch, now I will ask one question, that who have the authority or where the power is drawn from? पावर कहाँ से जनरेट हो रही है? तो पावर इज जनरेट फ्रॉम द वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो आप कभी भी देखोगे हमारे जो प्रीएम्बल है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो है क्या है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी आर फ्रॉम वेयर वी आर जनरेटिंग द पावर, वी आर फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द अथॉरिटी, इट इज़ द वी द पीपल ऑफ इंडियन। Now, some countries have subjected their constitution to a fully fledged referendum where all the peoples vote on the desirability of the constitution. देखो हमारे केसेस में ना रेफरेंडम नहीं हुआ। नाउ व्हाट इज रेफरेंडम? रेफरेंडम इज वेयर ईच पॉइंट्स पे, ईच लॉ पे इट इज़ डिसाइडेड बाय द पीपल बाय वोटिंग कि हाँ भाई ये लॉ सही है या नहीं है। तो सर्टेन पीपल यूज टू फॉर्मुलेट अ लॉ, देन ये पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, देन एवरी इंडिविजुअल यूज टू वोट कि हाँ भाई ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट हमारे केसेस में क्या हुआ, वी सिलेक्ट अ पीपल हु हैव मोर क्रेडिबिलिटी अमॉन्ग द ग्रुप एंड हमने उनको वोट करके हमने पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में भेजा, हमने पार्लियामेंट में भेजा और वहाँ पे वो फॉर्मुलेट कर रहे हैं ऑन आवर बिहाफ। ठीक है, कि हमारे लिए क्या बेटर होगा। Constitution itself was not subject to a referendum. The people adapt it is their own by abiding by its provisions. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे में वही है जो मैंने आपको बताया कि अडॉप्ट ऐसे ही नहीं करा गया, जो हमारे अथॉरिटीज़ ने, हमारे पीपल्स ने, तो जो हमारे ने हमको करके भेजा। आपको समझ में आ गया होगा, इफ़ नॉट प्लीज़ डू कमेंट इन द comment section. Now the substantive provision of the constitution, it is the hallmark of the successful constitution that it gives everyone it is the hallmark of this of a successful constitution that it gives everyone in a society some reasons to go along with its provisions. ठीक है, तो ये आप समझ गए हो कि सबको ये पावर देता है कि ये सक्सेसफुल है कि सब इसको फॉलो कर रहे हैं। एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की बात क्या होती है कि भाई एक सर्टेन रूल्स फॉर्मुलेट हुए और सब उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट फॉर इंस्टेंस अलाउ परमानेंट मेजोरिटीज़ टू ऑप्रेस माइनॉरिटीज़ ग्रुप विद इन सोसाइटी एंड गिव माइनॉरिटीज़ नो रीज़न टू गो अलॉन्ग विद द प्रोविजंस। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई कि हमने से मेजॉरिटी को जो है ऐसी पावर दे दी है कि वो माइनॉरिटीज़ को ऑपरेस करे, और एंड माइनॉरिटीज़ है कोई पावर ही नहीं है कि दे डू नॉट फॉलो दिस provisions, right? Now the more a constitution preserve the freedom and equality all its member, the more likely to be its success. तो मतलब जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जितने भी पावर अगर सबको दी गई है तो वो फ्रीडम और इक्वलिटी के बेसिस पे दी गई है, और मोर लाइकली पीपल आर गोइंग टू फॉलो दीज कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, फॉलो दीज कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इन अ हैप्पीली मैनर, दे हैव एग्रीड टू इट। बस वो यही चीज़ यहाँ बताई है। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, अब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट करता है एक बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन को, दैट नो वन हैज़ द पावर इफ आई टॉक अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ने फ्रेगमेंट करा, डिफरेंट ऑर्गन्स में नहीं बोलेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशंस ठीक है, इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो
in a horizontal way the constitution have segregated the power among the three, then no one supersede their own another's power. For example, अगर मैं बताऊं कि if the task of legislative and executive की power है कि they formulate a policy or a law, but supreme court cannot involve in that to formulate the policy, but it binds to check कि वो उसकी legal authority है या नहीं है किस चीज़ की. the policies or the law is formulated by the legislative. if on a specific basic अगर मैं आपको समझाऊँ तो legislative की जो power होती है to formulate a law, executive की power होती है to implement it, and judiciary की power होती है to check whether it is legally under the umbrella of constitution. If it is not, then it is rejected by the constitution, that it does not follow the constitution. ठीक है, तो यही चीज़ है. देखो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेड पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. व्हाट आर दीज डिफरेंट इंस्टीट्यूशन? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड इवन इंडिपेंडेंट स्टेचुटरी बॉडीज, इलेक्शन कमीशंस. तो मतलब और भी सारी जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, तो ये अपने काम करते हैं. दे डू नॉट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, देन दीज एक्ट्स एंड लॉज आर appreciated like a null and void. The constitution must organize, strike the balance between certain values, norms and procedures as an authoritative, at the same time allow even flexibility in the operation to adapt changes needs in the circumstances. So there is one question arises कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ना लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. द रीज़न बिहाइंड इज कि जो अकॉर्डिंग टू द टाइम दे अडॉप्ट सर्टेन चेंजेस. वो चेंजेस कैसे अडॉप्ट करता है? तो अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो है क्या कर सकते हैं, हम अमेंड कर सकते हैं. ठीक है, अब अमेंड कैसे करेंगे? देयर आर, वी विल डिस्कस इन लेटर लेक्चर्स कि वहाँ पे सर्टेन मेजॉरिटीज़ के थ्रू हम जो है अमेंड कर सकते हैं. ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, द सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन द प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज़ एंड अडॉप्टिंग न्यू सर्कमस्टेंसेस. एज आई डिस्कस कि हमारा जो है कोर वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो तो हमारा मेंटेन ही है, बट साथ ही साथ हम न्यू चीज़ों को भी हम ऐड ऑन कर रहे हैं. सो दिस इज़ द मोस्ट सक्सेस थिंग, प्रॉफिटेबल और मोस्ट इमेंस थिंग कि हम वहाँ पे जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है सक्सेसफुल हो रहा है कि हम ये दोनों चीज़ों को मेंटेन करके चल रहे हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एज आई डिस्कस्ड बाय स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन द possibility to change the provisions and limit such changes. तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कोर वैल्यूज़ को जो है वो तो बैलेंस कर ही रहा है और साथ ही साथ हमारे न्यू जो है चीज़ों को सस्टेन भी कर रहा है, एडॉप्ट भी कर रहा है. हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? नाउ द क्वेश्चन अराइज, हमारा भाई संविधान बना तो बना कैसे? हमने देखा कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनने को, निर्माण होने को चालू हो जाता है. ठीक है, विच इज़ इन अनडिवाइडेड इंडिया. इन द फर्स्ट सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो सब पार्लियामेंट में आते हैं 9 दिसंबर 1946 में एंड रीअसेंबल करते हैं. लेकिन 14 अगस्त को क्या होता है? डिवाइडेड इन फॉर द डिवाइडेड इंडिया. ये 14 अगस्त हमारे डिवाइडेड हो जाता है कि पाकिस्तान अलग हो जाता है. तो जो उसके मेंबर्स होते हैं वो पार्लियामेंट में आते नहीं हैं. ठीक है, तो उसके बाद प्रोविजनल लेजिस्लेचर और इस्टेब्लिश 1935. देखो बेसिक से समझा देता हूँ मैं आपको कि 9 दिसंबर 1946 में जब हमारा अनडिवाइडेड इंडिया होता है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्मुलेट होती है. अब 14 अगस्त 1947 में जो कि पाकिस्तान हमसे अलग हो जाता है तो कुछ मेंबर्स होंगे वो पार्लियामेंट में आते ही नहीं हैं, वो हट जाएंगे. ठीक है, तो जो भी मेंबर्स हमारे जो सिलेक्ट होते हैं जिसमें हमने क्रेडिबिलिटी दिखाई थी कि हाँ भाई इनको सेलेक्ट करके हमने भेजा था, ठीक है, दे यूज टू कम एंड फॉर्म स्टार्ट मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट, अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेक करने को प्रोविज़न करते हैं और हमने जो 1935 एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब ब्रिटिश थे तो वहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की जो हमने प्रोविजंस लिए थे. जो भी हमारे उस टाइम पे इलेक्शंस हुए थे ना, तो उसके जो मेंबर्स थे सिलेक्ट हो गए थे, जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली में सिलेक्ट होकर आए थे थ्रू द जनरल पब्लिक थ्रू वोटिंग, वो हमने यहाँ पर वही मेंबर्स थे उनने फॉर्मुलेट करा था.
ठीक है। अब ये यहाँ पे प्रोसेस लिखे हुआ है कि उस टाइम पे 292 मेंबर्स थे प्रिंसली स्टेट के, एंड प्रिंसली स्टेट्स में वाइल द प्रिंसली स्टेट में 93 मेंबर्स थे और प्रोविंस से हमारे 292 मेंबर्स थे, तो टोटल 348 के ऐसे कुछ समथिंग, जो हमारे 45 के समथिंग हमारे जो भी मेंबर्स हुए थे वो हमारे फॉर्मुलेट कर रहे थे। अब इसमें एक केस था कि जो हमारे प्रोविंस थे वहाँ पे ना हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा था। कुछ तो हमारे 3 मेन कम्युनिटीज़ थे, एक तो मुस्लिम, सिख और जनरल्स, ठीक है। वहाँ पे भी हमारा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको देखने मिलेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट भी हमारा जो है क्या करने लगे थे, हमें इलेक्शंस होने लगे थे कि भाई इतने की सीट इतनी रहेंगी। तो ये हमारा शुरू से ही चालू रहा है ये वाला डिस्क्रिमिनेशन का। पॉलिटिक्स में कास्ट और रिलीजन हमेशा से आपको देखने मिलेगा, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द ब्रिटिशर्स मेनली, इफ़ आई वुड से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए, और वहाँ पे इन्होंने क्या है, रिप्रेजेंटेशन की बात करी ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। अब जो आपने देखा कि जो भी सिलेक्ट या इलेक्ट होके आए, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, उस जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड था वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरिंग। मतलब जिसको, जैसे ए है और बी है, अब जिसको भी जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे, फॉर एग्जांपल इसको 51% वोट मिले, इसको 50% वोट मिले, तो ही विल बी इलेक्टेड, राइट। तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विद सिंगल ट्रांसफर वोट, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसेस कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब कंपोजिशन कैसे होता है? कंपोजिशन होता है कि 3 जून 1947 में दोज मेंबर हु वर इलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटरीज विच फेल अंडर पाकिस्तान सीज टू बी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो भाई 3 जून के बाद 1940 जब इंडिया डिवाइड होता है और पाकिस्तान की जो सीट्स थी, ठीक है, उस टाइम पे जो अनडिवाइडेड इंडिया में थी वो डिवाइडेड इंडिया में पहुंच जाती हैं, तो वो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर ही नहीं रहेंगे। तो हमारे जो प्रोविंस थे जो 299 थे वो टूट के 284 हो जाते हैं। 26 नवंबर 1949 में अपने द सिग्नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो फाइनली पास, मतलब 1946 से लेकर 1949 तक, ठीक है, हमारा 2 साल में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, 2 साल 11 महीने में कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी होता है एंड हम इसको साइन कर देते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कमिटेड टू अ न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीजनशिप एंड नॉट ओनली वुड माइनॉरिटी बी सिक्योर बट ऑल्सो रिलीजियस आइडेंटिटी वुड हैव नो बियरिंग ऑन द सिटीजन्स राइट। तो बेसिकली हम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे सबके लिए राइट्स हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी डिफरेंट हो, ठीक है, चाहे जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, मुस्लिम्स हो, सबको इक्वल राइट्स मिले। ऐसा किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा गया कि मेजॉरिटी को अलग चीज़ दे दी गई हो, माइनॉरिटी को अलग चीज़ दे दी गई हो, राइट। मेंबर ऑफ ऑल द रिलीजन्स वर गिवन रिप्रेजेंटेशन अंडर द स्कीम डिस्क्राइब्ड अबव। तो ठीक है, यूनिवर्सल सफरेज मतलब सबको इक्वल में वोटिंग राइट दे दी गई। ऐसा भी नहीं है कि माइनॉरिटी को भाई वोटिंग राइट्स ही नहीं दी और मेजॉरिटी को वोटिंग राइट्स दे दिए, तो ऐसा भी नहीं है। इक्वल राइट्स सबको दिए गए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन या प्लेस ऑफ बर्थ, कुछ भी ऐसा है कि कहीं पे भी सबको इक्वल राइट्स दिए गए। In addition, the assembly and 26 members from what they were known as the scheduled caste, तो चाहे से SCs हों, कोई भी हो, मतलब किसी को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी द कांग्रेस डोमिनेट द असेंबली ऑक्यूपाइंग, देखो एज यू सी वहाँ पे उस टाइम पे एक ही पार्टी मेजरली डोमिनेट करती थी, वो थी कांग्रेस। एंड 82% ऑफ द सीट इन द असेंबली वर इन द पार्टीशन, तो 82% जो सीट्स थी वो कांग्रेस की ही सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, राइट। द प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन, ठीक है, अब ये क्या है? द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डज नॉट कंप्लाई ओनली फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वॉज ब्रॉडली थ्रू नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंटेटिव, इट कम्स फ्रॉम द प्रोसीजर इट अडॉप्ट टू द फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लेम टू बी रिप्रेजेंटेटिव दैट डाइवर्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब देखो ऐसा नहीं है कि किसी एक सेक्शन को ही जो है अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। डिफरेंट डाइवर्स सेक्शन से जो है हमने पीपल को पार्टिसिपेट कराया, चाहे वो हिंदू से हो, चाहे मुस्लिम से हो, चाहे सिख से हो, या अदर माइनॉरिटीज़ ग्रुप से हो लाइक SC एंड ST, सबको रिप्रेजेंटेशन में पार्ट लिया और सबके चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेजॉरिटी वाले पीपल ही जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे, ना,
इसमें सारे वर्गों के लोग थे, सारे रिलीजन के लोग थे, सबको हमने पार्टिसिपेट करके कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कराया जो आज भी इतना रेलेवेंट है। ठीक है, अब मूविंग फर्दर, इंडिया टू सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कुछ क्वेश्चन राइज होते हैं। There were legitimate differences of people, and in differences there were many. Should India adopt a centralized or decentralized system of government? What should be the relation between the state and the center? State और center का क्या relation होगा? What should be the power of the judiciary? Should the constitution protect property right? Almost every issue that lie on the fundamental modern state was discussed with great sophistication. तो मतलब ये सारे क्वेश्चन डिसाइड हुए in while formulating the constitution, while framing the constitution. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन डिसाइड होते हैं, सबको रिजॉल्व कर लेता है। ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास विदाउट वर्चुअल एनी डिबेट, द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफराज। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था कि सारे क्वेश्चन, सारे जितने भी क्वेश्चन राइज हो रहे थे, सब पे बहुत टाइम तक डिबेट चली एंड फिर उसको प्रॉपर वे में कॉन्स्टिट्यूशन में इन्फ्राइन करा गया। बट सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन था जो यूनिवर्सल सरफराज, जिसको एक विदाउट एनी ऑब्जेक्शन जो है वो क्या करा गया, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, विदाउट एनी डिबेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ प्रोविजन एक्सेप्ट कर लिया गया, वो था हमारा वोटिंग राइट। वो सबको एक बार में ही दे दिया गया। द मेंबर ऑफ द असेंबली वॉज अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन डिस्कशन एंड रीजनड आर्ग्यूमेंट। देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी मन में आया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कोई भी प्रोविज़न ऐड कर दिया, मन आया हाँ भाई ये ठीक है इसको कर दो, नहीं, सब पे लॉजिकल डिबेट्स एंड डिस्कशंस हुए, देन ओनली ही हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ प्रोविज़न उसको जो है इंश्राइन करा है। देयर वर वेरी फैक्ट गिवन रीजन टू अदर मेकर्स यू move away from simple and narrow consideration of your own interest because you have to give reason to other to make them go along with your viewpoint। तो ऐसा भी नहीं था कि भाई किसी को ऐसा लगे कि हाँ भाई नहीं इसको उन्होंने व्यू पॉइंट दे दिया, हाँ ठीक है एक्सेप्ट, नहीं, देयर शुड बी अ लॉजिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशंस एंड डिबेट्स ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोविजन। The Constitution Assembly, where each clause of the Constitution was subject to scrutiny and debate and tribute to public reasons। अब मैंने आपको बताया कि विदाउट एनी थिंक कि भाई उस पर डिस्क्रिमिनेशन हो या स्क्रूटनी नहीं हुई है उस डिबेट की। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई क्लॉज ही नहीं जोड़ा गया। क्लॉज ऐसे जोड़े गए जहाँ पे डिबेट हुआ हो सब पे, ठीक है, डिस्कशन हुआ हो, ठीक है, और पब्लिक रीजनिंग हुई हो, तब जाके उस चीज़ को ऐड करा गया। अब व्हाट इज़ द प्रोसीजर? द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड 8 कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज़ ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। 8 कमिटीज़ बनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम्ड हुई, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, अम्बेडकर चेयर दीज कमिटीज़। इन सबको चेयर करा, ने स्क्रूटनी करी। देन देयर वर नॉट मैन हु एग्रीड विद ईच अदर ऑन मैनी थिंग्स। अब यहाँ पे बहुत सारे मेंबर थे, जैसे अम्बेडकर गांधी की नहीं पड़ती थी, अम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू की नहीं पड़ी, तो बहुत लोगों के ऐसे थे जो म्यूचुअल डिस्क्रिमिनेशंस थे, म्यूचुअल डिफरेंसेस थे। बट देन ऑल्सो दे कम टू अ टेबल एंड हैव अ डिस्कशन एंड फॉर्मुलेट अ प्रोविजंस, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अम्बेडकर हैज़ बीन बिटर क्रिटिक ऑफ द कांग्रेस एंड गांधी एक्यूजिंग देम नॉट डूइंग इनफ फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। तो ये इन लोगों के डिफरेंसेस थे। ईच कमिटी यूजुअली ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वर देन सब्जेक्ट टू डिबेट। यही मैं आपको बता चुका हूँ कि उनमें डिबेट हुआ, सबने फॉर्मुलेट करा एंड द डिबेट हुआ, देन फाइनली वो एक कंसेंसस पे आया और आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए, कंसेंसस पे आया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट करा। These assembly were 166 days and spread over 2 years in 11 months। मैंने आपको 166 दिन लिए, मतलब 2 साल 11 मंथ के अप्रॉक्स लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन तब जाके हमारा फ्रेम हुआ। इनहेरेंटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, बट ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया कुड नॉट हैव फंक्शन इफ देयर वर नो बैकग्राउंड कंसेंसस ऑन द मेन प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन ही नहीं पाता अगर लोगों के, हमारे जितने पॉलिटिशियंस थे उन सब का कंसेंसस रहता। द नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड डिबेट मैनी क्वेश्चंस दैट वर रिलेवेंट टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The shape and form of the government India should have, the values it should uphold, inequality it should overcome। तो बेसिक जो भी हमारी सारी चीज़ें थी, जो भी डिबेट्स थे, क्वेश्चंस थे, वो सारे रिलेवेंट थे टू मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इनने एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट को फॉर्म करा एंड विच अपहोल्ड द इनइक्वालिटीज़, जिसमें कोई भी इनइक्वालिटी नहीं थी, और अगर थी भी तो उसको ओवरकम करते हुए
गवर्नमेंट को फॉर्म करा एंड कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम. Perhaps the best summary of the principle that nationalist movement brought to the Constitution Assembly was the objective resolution moved by Nehru. The resolution encapsulate the aspirations and behind values behind the Constitution. तो हमारा जो है 1946 में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है जिसको अभी हम प्रियम्बल बोलते हैं बाय द किसके, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा. ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उन्होंने वो जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास करा. अब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में होता क्या है, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में होता है कि जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ऑन द किस बेसिस पे हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फ्रेम करा है, तो वही आपकी यहाँ पे इंश्राइंड होती हैं. कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा फंडामेंटल कमिटमेंट्स पे इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी, तो ये सारे हमने कंसीडर करते हुए लिए. तो दैट्स वाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या फिर प्रीएम्बल को हमने क्या कहा है, हमने उसको कहा है द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट merely a maze of rule and procedures but a moral commitment to establish government which fulfill many promises that the nationalist movement has held before the people. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि रूल और प्रोसीजर के एमलगेशन करके बनाओ, नहीं, बट देयर इज़ अ मोरल कमिटमेंट टू इस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट, कोई ऐसी गवर्नमेंट को फॉर्म करना जो अपना जो है मैनी जो बहुत सारे पर्पसेस को फुल कर सके, जो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए जो है काम कर सके, उनके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सके और एक नेशनलिस्ट मूवमेंट जो लोगों का हुआ था उसको भी टैकल कर सके और एज अ नेशनल एज अ होल उसको ग्रो कर सके. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक मेन पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस. ये आप एक बार देख लेना. बट यही है कि हमारे जो जस्टिस की बात करी गई है, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सॉवरेनिटी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात करी, भाईचारा वगैरह पर, ब्रदरहुड बनाने की. ठीक है, तो अच्छे से रहने की. ठीक है, तो यही सारी चीज़ें बात करी हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. अब इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, अब हमारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स में कैसे क्या रखा गया, तो जैसे कि हमने डिस्कस करा था हमारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, जो अलग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशंस हैं. ठीक है, इनको फॉर्मुलेट करा गया. अब ये किसी की पावर को कोई और सुपरसीड नहीं कर सकता, मतलब हॉरिजॉन्टली पावर हमने डिवाइड करी है कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, ताकि कोई भी फर्दर डिस्प्यूट क्रिएट ना हो. ठीक है, ताकि कोई भी यहाँ पर डिक्टेटरशिप ना आ सके, मोनार्की ना आ सके. तो सबको अपनी अपनी पावर दे रखी है. अगर कोई भी एक दूसरे की पावर को इन्फ्रेंच कर सकता है देन सुप्रीम कोर्ट इज और द जुडिशरी इज देयर टू टेक केयर ऑफ दैट. ठीक है, देखो यहाँ पे बताया गया एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इनमें हमने इंस्टीट्यूशन को राइट बैलेंस करा हुआ है. दिस लेड टू एड ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड फेडरल गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब आपको जो जनरल पब्लिक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो गया कि आप पार्लियामेंट में सेलेक्ट करके भेजोगे, इलेक्ट करके भेजोगे पीपल्स को. ठीक है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों हैं, सबको सेग्रीगेट पावर दी गई है. देन फेडरल अरेंजमेंट, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की बात ही करी गई है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा. तो इस तरीके से हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को स्थापित करा है. व्हाट वुड डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट पावर बिटवीन द विच वुड डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव ऑन द वन हैंड एंड द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ. While involving the most balanced government arrangement, the maker of the constitution did not hesitate to learn from the experiences of the country. मतलब देखो, कोई भी अच्छी चीज़ हो ना सब जगह से सीख लेनी चाहिए, और या फिर अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप अडॉप्ट कर लो. तो उसे ना ऐसा नहीं बोलते कि वहाँ से पिकअप कर लिए, क्योंकि कई बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे ऐसे क्लेम लगते हैं कि भाई हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है दूसरों से बोरो कर लिया, हमने नहीं बनाया. बट नहीं, ऐसा नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमें कोई भी बहुत अच्छी चीज़ लगती है और हम किसी से सीख सकते हैं तो दैट नेवर हेजिटेट टू डू दैट. आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हो. ठीक है, तो वही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनने यही करा कि जो अच्छी चीज़ें थी वो हमारे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से जो है सीखी, उन्हें अडॉप्ट करी और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली. वी नॉट एडवर्स टू बोरोइंग फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस. तो देखो हमने वहाँ से बोरो करी. ईच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू बी डिफेंडेड ऑन ग्राउंड दैट इट वाज सूटेड टू इंडियन प्रॉब्लम्स एंड एस्पिरेशंस. लेकिन ऐसे ही नहीं उठा लेंगे, हाँ नहीं भाई अच्छी लगी, बट इट शुड सूट टू द इंडियन प्रॉब्लम्स एंड एस्पिरेशंस, तभी हम उसको अडॉप्ट करेंगे. वो वेलफेयर ऑफ इंडियन पीपल्स में होना चाहिए, राइट.
सो नाउ दीज आर सर्टेन प्रोविजंस जो हमने अदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन लिए हैं, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। कनाडा से हमने क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम लिया, कार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने यूएस से लिया, फर्स्ट पास द पोस्ट, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड इज रोल, लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटिशर्स से ली और ये सारी चीज़ें हमने अदर कंट्री से ली टू मेक आर कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट बेस्ट ऑफ ऑल टाइम एंड मोस्ट फ्लेक्सिबल, ठीक है, तभी वो आज भी रिलेवेंट है। सो दिस इज़ द कंक्लूजन, ठीक है। So this is all about in this lecture. Thank you guys. If any doubt, do comment in the comment section. I will let you know each detail. ठीक है, thank you.